नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंस गया है। प्लान जो था कि 2 दिन के अंदर निकल जाएंगे, वो प्लान फेल होने के बाद हालत यह है कि आज 15 दिन हो गए और ईरान ने न केवल अमेरिका और इजराइल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के नाक में दम किया हुआ है, जिन्होंने 45,000 अमेरिकी सेना को अपने यहां मेहमान किया हुआ था, जिन्होंने अमेरिकी हथियार, अमेरिकन बेसेस, ये सारे कुछ बनवाए थे। वो पूरा मिडिल ईस्ट परेशान और ईरान अकेले इन सबको परेशान किया हुआ है। इसलिए नए नए पैतरे ढूंढे जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, 21 माइल की वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, जिसके चलते सारी दुनिया का व्यापार और सारी दुनिया का बाजार अस्त व्यस्त हो गया है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो अब नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। कल रात से लेकर आज सुबह तक अमेरिका ने 2 हरकतें की हैं और दोनों हरकतें निहायत बेवकूफाना हैं। आज सुबह सुबह आप उठे होंगे तो आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस ने बाकायदा ट्वीट किया कि खार्ग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। खार्ग में ईरान के जितने मिलिट्री बेसेस थे सबको उड़ा दिया गया। अब खार्ग में किसी भी तरह का एयर डिफेंस नहीं बचा है। अब खार्ग में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। कहा गया कि हमने जानबूझकर खार्ग का जो आयल वाला मामला था, आयल डिपो जो खार्ग का था, उसको छोड़ दिया है, लेकिन आगे अगर ईरान और हरकतें करेगा तो हम उस आयल डिपो को भी उड़ा देंगे। ये ट्रंप की भाषा थी, ये व्हाइट हाउस की भाषा थी। खार्ग के बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको, बहुत डिटेलिंग करने की जगह सिर्फ इतना बता दूं कि सारी दुनिया का 2% आयल जो है वो खार्ग से जाता है। और साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं, इसके बाद बताऊंगा कि ईरान ने क्या जवाब दिया है। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं। सद्दाम हुसैन के जमाने में जब ईरान इराक वार चला था, उस समय 8 साल तक लगातार सद्दाम हुसैन ने खार्ग के ऊपर हमले किए थे और उस समय ही ईरान ने बहुत सारे अल्टरनेटिव रास्ते निकाल लिए थे, जिससे खार्ग में जो तेल प्रोसेस हो रहा है उसको दूसरे रास्तों से बाजार में पहुंचाया जा सके। यह तो हुई एक बात। दूसरी बात यह कि जिस समय ट्रंप ये बड़े बड़े बयान दे रहा था, ठीक उसी समय ईरान ने 4 और जहाज उड़ा दिए। अमेरिका के 4 फाइटर प्लेन उड़ा दिए सऊदी अरबिया के बेस पर जो रखे हुए थे। कल के अगर 2 फाइटर प्लेन्स को जोड़ लें तो 2 दिन के अंदर अंदर 6 अमेरिकी फाइटर प्लेन्स उड़ाए जा चुके हैं। और जंग जब से शुरू हुई है तब से अगर काउंट करेंगे तो 20 के आसपास अमेरिकन फाइटर प्लेन्स जो हैं उनको उड़ा चुका है ईरान। तो इधर खार्ग पर आपने हमला किया और उधर ईरान ने तुरंत बदला लिया। सऊदी अरबिया के अंदर जो अमेरिकी फाइटर प्लेन्स थे, रिफ्यूलिंग प्लेन्स थे, जिनको आसमान में ही रिफ्यूल कर लिया जाता है, उन फाइटर प्लेन्स को उड़ाकर तकरीबन 100 करोड़, अगर इंडियन रुपए से देखें तो तकरीबन 100 करोड़ की लागत आती है। तो अगर आप देखें तो एक हमले में 400 करोड़, अगर 2 दिन की बात करें तो 600 करोड़ के अमेरिकी जहाज ईरान उड़ा चुका है। अब लौटते हैं जरा खार्ग पर। ट्रंप के बयान के थोड़ी देर बाद ईरान का बयान आया, ईरान की सेना का बयान आया। ईरान की सेना ने कहा कि ट्रंप जो ये कह रहा है कि सारा हमारा डिफेंस खत्म कर दिया गया खार्ग का, वो बिल्कुल बेकार की बात है। इस हमले के 1 घंटे के अंदर एयर डिफेंस को रीएक्टिवेट कर दिया गया। हमारे आर्मी के जो अड्डे हैं वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप जो बोल रहा है वो पूरी तरह से झूठ है और ऐसा भी नहीं है कि ईरान जो बोल रहा है वो पूरी तरह से झूठ है। ट्रंप अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के कहेगा, क्योंकि अमेरिका की जनता को उसको दिखाना है कि हम ईरान में जीत रहे हैं। अभी कल परसों उसने बयान दिया था कि ईरान का सारा मिसाइल सिस्टम खत्म हो गया, सारी नेवी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया और पूरी तरह से हमने ईरान को तबाह कर दिया। और कल रात की बात यह है कि इजराइल के ट्विटर हैंडल्स और इजराइल के अखबार वो लगातार ये खबरें दे रहे थे कि ईरान से चली हुई क्लस्टर मिसाइल जो हैं वो पूरे सेंट्रल इजराइल में तबाही मचाए हुई हैं। क्लस्टर मिसाइल आप जानते हैं, मिसाइल तो एक जाती है, फिर उसके दरवाजे खुलते हैं और 60-70 बम पूरे इलाके में फैल जाते हैं।
बताया यह जा रहा है कि कल शिन बेट का जो हेडक्वार्टर है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है, मोसाद के कई अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया है, आईडीएफ के कई अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान की आर्मी ने दावा किया कि वो जगहें जहां पर अमेरिका और इजराइल के सैनिक थे उन जगहों पर हमला किया गया है और काफी लोग मारे गए हैं। अब अगर अफवाहों की बात करेंगे तो अफवाहें तो ये भी चल रही हैं कि बेन गुवेर मारा जा चुका है। कल आप जानते हैं जुमातुल अलविदा था और कई सालों से जुमातुल अलविदा पर अल अक्सा मस्जिद के आसपास और बाकी सारी जगहों पर बेन गुवेर और उसके लोग जाकर तमाशा मचाते थे, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते थे। कल बेन गुवेर नहीं दिखा, बरसों बाद बेन गुवेर और उसकी पुलिस नहीं दिखाई दी, तो इन अफवाहों को और बल मिल गया कि क्या वाकई बेन गुवेर मारा गया है। अफवाह तो यहां तक है कि नेतन्याहू और उसका भाई मारा गया है। सच्चाई कोई नहीं जानता। जो वीडियो नेतन्याहू का आया था, लोग दावा कर रहे हैं कि वो एआई वीडियो था। एक और आपको बात बताऊं, नेतन्याहू का बेटा है यावर नेतन्याहू, दिन में 30-30, 40-40 रिट्वीट करता था, लेकिन पिछले 5 दिनों से उसका एक भी ट्वीट नहीं आया है। इस तरह की तमाम सारी अफवाहें चल रही हैं जिस पर चाहिए भरोसा कीजिए, क्योंकि जब तक ऑफिशियल सोर्स ना कह दें, जब तक ईरान ये दावा ना कर दे या इजराइल ये ना मान ले, तब तक हम कैसे मान लें कि इतनी बड़ी घटना इजराइल के अंदर हुई है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि जब जंग होगी तो अफवाहें तो दुनिया भर की चलती रहेंगी। ट्रंप जो है वो दुनिया का इकलौता राष्ट्रपति बन गया है जो अपने मिशन में फेल होने के बाद उसको जीत बताने के लिए कुछ भी लिखने, कुछ भी करने, कुछ भी कहने को तैयार है। इसीलिए ये जो खबर आई है, खार्ग वाली खबर आई है, इसके पहले एक और खबर आई थी और उस खबर को जानना बेहद जरूरी है। खबर यह आई थी कि जापान के पास, जिनको पार किया जाता है, ऐसी एडिशनल मरीन्स, और वो भी एक दो नहीं 2500, 2500 एडिशनल मरीज जो हैं उनको मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया गया है। इसमें असाल्ट शिप्स है, हैरियर है, एलएवी है और आर्टिलरी है, और इसमें तकरीबन 2500 के आसपास सैनिक होते हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये बेसिकली लैंड असाल्ट के लिए है, यानी इसके थ्रू जमीन पर उतरा जा सकता है और जमीन पर सैनिकों को उतार के लड़ाई को लंबा खींचा जा सकता है। इसीलिए कल रात को लगातार यह चर्चा चल रही थी कि ट्रंप ने अप्रूवल दे दिया है और अब अमेरिकी सेना ईरान के अंदर घुसेगी। लेकिन इसका असली कारण क्या है? असली कारण वही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के सारे तरीके फिलहाल फेल हो गए हैं। इसीलिए आज चाहे खार्ग आइलैंड पर हमला हो, चाहे ये जो एडिशनल मरीन्स मंगाई जा रही हैं, ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए है। 21 माइल है टोटल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और उसको ईरान ने बंद करके रखा हुआ है। बंद करने से मार्केट की पूरी आप कहें ऐसी तैसी हो गई है और ईरान ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में $200 तेल की कीमत हो जाएगी। और $200 तेल की कीमत होने का मतलब $200 पर बैरल तेल की कीमत होने का मतलब कि अमेरिका में हाहाकार मचेगा। वैसे ही अगर इंडिया का देखें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 8% से ज्यादा मार्केट नीचे जा चुका है। अगर अमेरिका का देखें वहां भी मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। यह हमला जानबूझ के फ्राइडे की रात में किया गया। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा तो 2 दिन तक मार्केट पर इसका असर ना पड़े, इसलिए यह हमला किया गया है। जो खार्ग वाला हमला किया गया है वो, और मरीज मंगाने की खबर भी उसके बाद ही आई है। अब सवाल यह है कि इन सब के बावजूद क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को यह रोक पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं ईरान के पास क्या कैपेबिलिटी है। ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, खास तौर पर बनी हुई वो मिसाइल जो शिप्स के लिए हैं, जो पानी की जहाजों के लिए हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, कल मैंने बताया था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड दोनों डैमेज होकर वापस लौट गए हैं। तो ये तो मरीन्स हैं, इन पर तो ये मिसाइलें और कायदे से काम करेंगी। एक मिसाइल एक मरीन के लिए काफी होगी। लेकिन केवल एंटी शिप मिसाइल के भरोसे नहीं है ईरान। 3000 के आसपास उसके पास नेवल माइंस हैं। दुनिया में किसी मुल्क के पास इतने नेवल माइन नहीं है। नेवल माइन के बारे में मैंने आपको बताया था, जमीन के नीचे नहीं, ये पानी के नीचे बिछी हुई माइंस हैं। अब आप देखिए 21 मील की टोटल है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और जो नेवल माइंस है इनके पास वो 3000 के आसपास हैं। आप सोचिएगा 21 माइल में अगर 2100 नेवल माइंस भी लगा देता है ईरान,
तो वहां से किसी भी जहाज का बच के निकलना मुश्किल होगा। चलो यह मान लिया कि इन सब को तोड़कर, इन सब से पार पाके अमेरिकी सैनिक घुस जाएंगे खार्ग में या फिर ईरान के किसी इलाके में घुस जाएंगे स्पेशल फोर्स, तो आपको क्या लगता है कि जमीन पर वो कब्जा कर लेंगे और ईरान खामोशी के साथ बैठा रहेगा? पहली बात तो यह कि ईरान ने पहले भी यह क्लियर किया था और आज भी यह बयान आया है कि अगर हमारे तेल के जो स्रोत है उन पर हमला किया गया, ऑयल डिपो पर हमला किया गया, तो पूरे मिडिल ईस्ट में जितने ऑयल डिपो हैं हम सबको जला देंगे। क्या ट्रंप साहब ने सऊदी, कतर, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, इन सब जगहों पर जो ऑयल डिपो हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर ली है? कोई व्यवस्था नहीं है। मिसाइल आती है सऊदी अरबिया जैसे मुल्क में, अगर अमेरिकी जहाजों को तोड़कर चली जाती है, मिसाइल आती है और यूएई के अंदर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचा के चली जाती है, मिसाइल आती है और बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट को डिस्टर्ब कर देती है, उसके हेडक्वार्टर को तोड़ देती है, मिसाइल आती है कतर में, कुवैत में इनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर देती है, मिसाइल आती है इराक के अंदर इनकी जहाज को तोड़ देती है, तो आप सोचिएगा कि मिसाइलें अगर ईरान से बरसेंगी तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो ऑयल सेक्टर पूरा का पूरा है उसका क्या हाल होगा? और क्या ट्रंप ये रिस्क लेने को तैयार हैं? और अगर ट्रंप ये रिस्क लेने को तैयार हैं तो क्या मिडिल ईस्ट के जो देश है, जो अरब मुल्क हैं, वो भी ये रिस्क लेने को तैयार हैं? मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, शायद थोड़ी सी अजीब लगे लेकिन सुन लीजिए। 1980s का दशक उठाकर देख लीजिए और 90s का भी शुरू का, और दो शहरों का नाम देखिए, बेरूत और दमास्कस। इनका शायद उस जमाने में वही रुतबा था जो आज यूएई का है, या ये कहे कि इस जंग से पहले यूएई में दुबई का था। ये दुनिया के हब थे, दुनिया भर के टूरिस्ट जाते थे और शानदार लहलहाते फलते फूलते शहर थे। वहां पर इंटरनल तमाशे शुरू कराए गए और दोनों शहरों को बर्बाद कर दिया गया। कई बार मुझे लगता है कि इजराइल चाहता है कि अरब मुल्क बर्बाद हो जाए। अगर अरब मुल्क बर्बाद नहीं होंगे तो उसका ग्रेटर इजराइल का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा होने के लिए जरूरी है कि अरब मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। कई बार तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका को वो तैयार कर रहा है इस बात के लिए कि ईरान के आयल इलाकों पर हमला करो, ताकि ईरान सारे तेल के अड्डे जो हैं वो उड़ा दे, और तेल के अड्डे अगर उड़ जाएंगे तो फिर अरब मुल्कों के पास बच क्या जाएगा? उनकी तबाही, उनकी बर्बादी बिल्कुल तय है। तो कौन जाने कि इजराइल पर्दे के पीछे से कौन सा खेल खेल रहा है, लेकिन यह मामला सिर्फ यहां तक नहीं रह जाएगा, यह मामला सारी दुनिया में जाएगा। तेल के डिपो जलेंगे तो सारी दुनिया के मार्केट जलेंगे, तेल के डिपो जलेंगे तो सारी दुनिया में इकॉनमी सत्यानाश हो जाएंगी। इसलिए यूरोप भी यह बात बहुत ध्यान से देख रहा होगा कि क्या ट्रंप यह काम करेगा। यूरोप ने धीरे धीरे अपने हाथ खींच लिए हैं। कल मैं जर्मनी के जो प्रधानमंत्री हैं उनका बयान पढ़ रहा था, सुन रहा था, पढ़ रहा था, बोलते जर्मन में है इसलिए हम पढ़ ही सकते हैं अंग्रेजी में जो आता है। तो उन्होंने भी कहा कि इस जंग में हम सीधे सीधे शामिल नहीं होंगे। फ्रांस, इंग्लैंड ये सब तो मना ही कर चुके हैं। मेलोनी बाकायदा मजम्मत कर चुकी हैं इस हमले का। और एरबिल जो इराक में है, जहां पर अमेरिका के 2 जहाज गिराए गए थे, एरबिल बेस में जो इटली की सेना है, इटली का जो कुछ है उसको वो वापस बुला रही हैं। उनका कहना है कि हम इस जंग में किसी भी तरह से शामिल नहीं हैं। इकलौता बेस एरबिल है जहां इटली का प्रेजेंस है, तो हम एरबिल से अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं। तो यूरोप भी इस पूरी जंग को लेकर परेशान है, कई चीजों से परेशान है। आप देखिए, यूरोप जो है यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ रहा है रशिया से। रशिया के तेल पर जब सैंक्शन लगाया ट्रंप ने, तो यूरोप काफी खुश था कि रशिया का तेल नहीं बिकेगा, रशिया को पैसा नहीं मिलेगा। अब इस वार के बाद पहले हिंदुस्तान पर से उन्होंने ये बैन हटाया और अब सारी दुनिया से ये सैंक्शन हटा दिया है। कहा है सारी दुनिया में जो चाहे रशिया से तेल खरीद सकता है। और आज कंडीशन ये है कि सबसे ज्यादा फायदा कोई कमा रहा है इस जंग से, तो रशिया कमा रहा है। रशिया के फायदा कमाने का मतलब ये है कि यूक्रेन के ऊपर अब वो और ज्यादा हमला करेगा। और आप समझिए, यूरोप इसके चलते अमेरिका से नाराज है, यूरोप ट्रंप से नाराज है। वो ये कह रहा है कि आपने रशिया को फायदा पहुंचाया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ट्रंप बहुत बुरी तरह से उलझ गया है। एक कदम यहां रखने जाओ तो 4 कदम फंस जाते हैं। अगर वाकई जमीन पर ईरान के सेना उतारते हैं, इसका मतलब यह है कि वहां से ईरान से ताबूत लगातार जाते रहेंगे
अमेरिका। और अमेरिका जितने ताबूत पहुंचेंगे उतना बुरा हाल होगा ट्रंप का। अमेरिकी नौजवान नहीं चाहते हैं जाकर मिडिल ईस्ट में, ईरान में अपनी जान गंवाना। सामने पड़ा हुआ है चुनाव, मिड टर्म चुनाव पड़ा हुआ है। तेल के भाव और बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, मार्केट और क्रैश करेगा। मिड टर्म चुनाव की हालत यह है कि जेडी वांस की हम बात करें, जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि वो उस पूरे तमाशे से नाराज हैं, क्योंकि अगली बार राष्ट्रपति बनने का उनका जो चांस है वो इस पूरे तमाशे के चलते लगातार कम होता जा रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी वॉर चल रही है। आप जेडी वांस को बोलते हुए बहुत कम सुनेंगे इस वॉर के समर्थन में। मिड टर्म इलेक्शंस की कंडीशन यह है कि डेमोक्रेट जीतेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। जितने पोल हो रहे हैं सब बता रहे हैं डेमोक्रेट जीतेंगे। और ट्रंप के खिलाफ इंपीचमेंट की तैयारी हो रही है, तो बड़ी बात नहीं है कि ट्रंप की कुर्सी ही अगले साल भर में चली जाए और वो अपना टर्म पूरा ना कर पाए, शर्म के साथ वो रिटायर हो। तैयारी कुछ पहले से नहीं की गई थी। मोसाद और इजराइल ने कान भर दिए कि भैया 2 दिन में ईरान को हम जीत लेंगे, जनता सड़क पे आ जाएगी, सरकार बदल जाएगी। जब हमला हुआ तो पता चला कि जनता सड़क पर तो आई, लेकिन अपनी सरकार के साथ। आप कल देखिए, मैंने रिपोर्ट किया भी था। कल पीटर हेग्सेथ ने, जो वार मिनिस्टर आप कह सकते हैं अमेरिका का है, उसने यह बयान दिया कि ईरान के जो लीडर्स हैं वो तो छुप गए हैं, बंकरों में जाकर छुप गए हैं, चूहों की तरह छुपे हुए हैं। अली लारिजानी ने बाकायदा ट्वीट किया कि भैया अल कुद्स डे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, मैं खुद, हम सब तो सड़क पर थे अपनी जनता के साथ। तुम्हारे नेता कहां हैं? जाकर एप्स्टीन के आइलैंड में छुप गए हैं क्या? अब आप सोचिए, ईरानी जनता के नेता जब इस तरह से सड़क पर उतरे होंगे तो किस तरह का जोश आया होगा ईरान के लोगों के अंदर। बहुत सारे ऐसे बयानात मैंने पढ़े, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े जहां लोगों ने कहा कि हां, हमें अपनी सरकार से शिकायत है, लेकिन उस शिकायत के चलते हम दुश्मन के साथ नहीं खड़े हो जाएंगे। मोटा मोटी ईरान का यह हाल है। जो आपसे यह बताए कि ईरान में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मान लीजिए झूठ बोल रहा है। ईरान को नुकसान हो रहा है और ढंग से नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बम बरसेंगे, घर गिरेंगे, लोग मरेंगे तो नुकसान तो होगा। लेकिन जो नहीं बताया जा रहा है, जो छुपाया जा रहा है, वो इजराइल का नुकसान छुपाया जा रहा है। इजराइल के अखबार कह रहे हैं कि हमें ईमानदारी से रिपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है, सैंक्शन लगाया जा रहा है हमारे ऊपर, हमें रोका जा रहा है, सेंसर किया जा रहा है हमें। आपको कल मैंने बताया था कि हारिस ने छापा था कि 11 क्लस्टर बम परसों रात को गिरे और एक एक क्लस्टर बम से 70 बम निकले। गुणा भाग कर लीजिए कितने बम सेंट्रल इजराइल पर गिरे हैं। और इससे ज्यादा मिसाइलों ने कल पेंट्रेट किया है और इजराइल का बुरा हाल है, लेकिन वो सब बाहर नहीं बताया जा रहा है। रहा सवाल अरब मुल्कों का, मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं, उस लिस्ट को गौर से देखिए। कुवैत के अंदर 13,500 अमेरिकी सैनिक हैं। कतर के अंदर 10,000, बहरीन के अंदर 9,000, यूएई के अंदर 3500, सऊदी के अंदर 2700, जॉर्डन के अंदर 3813, सीरिया के अंदर 2000 से ऊपर। ये आर्मी पर्सन है अमेरिका के, जो इन अरब मुल्कों में रहते हैं। इन अरब मुल्कों में अमेरिका का बेस है, जहां से अमेरिका के प्लेन्स रीफ्यूएल होते हैं, उनमें फ्यूएल भरा जाता है और उड़ान भरते हैं। बहरीन से तस्वीरें आई हैं कि वहां से किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है अमेरिका। सऊदी अरबिया कहता है हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो क्या वो जो बेस है उसको आपने बंद करा दिया है? क्या यूएई ने अपने बेस बंद करा दिए हैं? अमेरिका को ऑर्डर दे दिया है कि अपने सैनिकों को लेकर वापस जाइए, और ये बेस बंद है? नहीं बंद कराया है। उनकी हवाई पट्टी का इस्तेमाल हो रहा है, उनके बेसिस का इस्तेमाल हो रहा है। और आप खुद सोचिए कि आपकी किसी से दुश्मनी चल रही हो और वो पड़ोसी के घर में बैठकर आपके ऊपर पत्थर फेंकेगा, तो क्या आप उसको इसलिए नहीं मारेंगे या उसके ऊपर इसलिए हमला नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके पड़ोसी के घर में बैठा हुआ है? तो जो लोग कह रहे हैं कि ईरान अरब मुल्कों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो लोग जानबूझकर इस तथ्य पर पर्दा डाल रहे हैं कि अरब मुल्क मोसाद और सीआईए के एजेंटों का अड्डा बन चुके हैं। अरब मुल्क अमेरिकन बेस प्रोवाइड कराते हैं, अरब मुल्कों में अमेरिकी सैनिक हैं। अरब मुल्कों में जाने क्या क्या है। एक खबर के साथ मैं बात अपनी खत्म करूंगा, आगे उस पर डिटेल में बात होगी। लेबनान की बात करता हूं मैं। लेबनान में यूक्रेन की एम्बेसी में मोसाद का एजेंट है, कल यह खबर थी,
और उसने न केवल नसरुल्लाह साहब की हत्या बल्कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को तमाम नुकसान पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ऐसे मोसाद और सीआईए के एजेंट अरब मुल्कों में भरे पड़े हैं। ईरान इस बात को जानता है और इसीलिए अरब मुल्कों पर जो अमेरिकन एसेट्स हैं और अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर लगातार हमला करके उसने अमेरिका को कमजोर किया है। तो फिलहाल ये हालात हैं। अमेरिका के हमले का ईरान ने जबरदस्त जवाब दिया है, 4 जहाज उड़ा दिए हैं। अमेरिका की सबमरीन्स आ रही हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि हम उसके लिए तैयार हैं। देखना यह है कि ट्रंप जो इस लड़ाई में फंसे हैं वो निकलने के लिए कितने हाथ पांव मारते हैं, और देखना यह भी है कि इन सब का असर सारी दुनिया के ऊपर क्या होता है। आगे जब जैसे जैसे जो होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।